अब टॉपिक है रिमोटनेस ऑफ डैमेज। कोई भी टोट कमिट करेगा तो उसकी लायबिलिटी तो बनेगी, वो भी जस्ट इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। अब अगर रेमेडी लेने जाएंगे तो उससे ही लेंगे जिसने टोट कमिट किया है। कैसे लेंगे? उसको लाइबल ठहराएंगे। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन आता है कि अगर कोई टोट कमिट करेगा तो वो कहाँ तक लाइबल होगा। ये तो हमें पता है कि लाइबल होगा वो अपने टोट के लिए जो उसने टोट कमिट किया, पर किस हद तक होगा? क्योंकि देखने में आता है कभी कभी एक काम के अनेकों नुकसान हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अब एक एग्जांपल से समझो, एक पेडेस्ट्रियन है, उसको पीछे से साइकिल वाला हिट कर देता है और उसकी पॉकेट में बॉम्ब होता है। तो जब वो आगे जाकर गिरता है तो वो बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि साथ वाली बिल्डिंग पर भी कितना ही नुकसान हो जाता है, उसके साथ वाली बिल्डिंग पर भी हो जाता है, आसपास चल रहे लोगों को भी हो जाता है। अब वो साइकिलिस्ट ने तो गलती से पेडेस्ट्रियन को हिट किया था, पर वो हिट करते ही कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। उसको तो पता ही नहीं था कि उसके पास बॉम्ब भी हो सकता है। कौन सोचेगा कि एक पेडेस्ट्रियन जो जा रहा है पैदल, जो सड़क पे चल रहा है, उसकी पॉकेट में बॉम्ब भी हो सकता है। तो फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर किसी को लाइबल ठहराया जाए, यहाँ पर उसकी गलती तो है कि उससे हिट हो गया, वो लाइबल है, पर किस हद तक लाइबल है, किस किस कॉन्सिक्वेंसेस के लिए वो लाइबल है। तो इस टॉपिक में हम ये चीज पढ़ेंगे। तो कहीं पर एक लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है ना कि कहाँ तक लाइबिलिटी होगी पर्सन की। तो आगे आगे देखा जाने लगा कि पर्सन की वहां तक लायबिलिटी होनी चाहिए जो ज्यादा रिमोट ना हो, मतलब ज्यादा दूर का कॉन्सिक्वेंस ना हो, प्रोक्सिमेट हो, नियर हो। तो एक केस हुआ स्कॉट वर्सेस शेफर्ड। इसको स्क्विब केस भी कहा जाता है। इसमें एक पर्सन लाइटेड स्क्विब को एक पर्सन के ऊपर फेंक देता है, वो पर्सन अगले पर्सन के ऊपर, वो अगले पर्सन के ऊपर, और वो भी अपने आप को बचाने के लिए अगले पर्सन के ऊपर, और लास्ट में जाकर एक पर्सन के ऊपर वो ब्लास्ट हो जाता है। तो उसमें वो अपनी आई को लॉस्ट कर देता है। तो यहाँ पर इस केस में उस पर्सन को लाइबल ठहराया जाता है। इस एक्ट को प्रोक्सीमेट कहा जाता है और कहा जाता है कि ये टू रिमोट नहीं है, ये ज़्यादा दूर का कॉन्सिक्वेंस नहीं है। अगर कोई लाइटेड स्क्विब फेंकेगा तो उसको तो पता ही है फटेगा ही फटेगा, इसीलिए इस केस में उसको लाइबल ठहराया गया। उसके कॉन्सिक्वेंस को प्रोक्सीमेट में रखा गया कि ये ज़्यादा दूर का कॉन्सिक्वेंस नहीं था। पर आगे चलकर फिर भी ये प्रॉब्लम बनी रही कि कौन डिसाइड करेगा कौन सा कॉन्सिक्वेंस दूर का है, कौन सा पास का है। तो पोलोक कहते हैं कि सबसे अच्छा टेस्ट तो रीजनेबल फोरसाइट का है, कि अगर रीजनेबल मैन सोच सकता हो कि इस मेरे एक्ट से ये नुकसान होगा ही होगा किसी को, वो होना चाहिए प्रोक्सीमेट। जो रीजनेबल मैन की फोरसाइट से दूर है उसको टू रिमोट मानना चाहिए और उसके लिए उसको लाइबल नहीं ठहराना चाहिए। पोलोक इस चीज को सपोर्ट करते थे। फिर यहाँ पर एक फेमस केस आता है जिसको रीपोलिमस केस के नाम से जाना जाता है। इस केस में क्या हुआ, एक पर्सन रेंट पर शिप लेता है, वहां से वो पेट्रोल जैसे ऑयल लेके जाता है और वो बीच में लीक होने लग जाता है और उसके किसी वर्कर की नेग्लिजेंस से एक प्लैंक उस लीकेज वाले ऑयल में गिर जाता है और वो पूरी शिप जल जाती है। अब जिसने रेंट पर ली थी वो इस केस में कहता है कि प्लैंक गिरने से ये थोड़ी ना सोचा जा सकता है कि हाँ इससे पूरी शिप ही जल जाएगी, वहां पर लीकेज हुआ होगा। कोई सोच ही नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है, पूरी शिप ही जल जाएगी। प्लैंक गिरने से अब शिप थोड़ी ना जल सकती है। अब ये रीजनेबल मैन तो सोच ही नहीं सकता इतना। रीजनेबल प्रूडेंट मैन की सोच से ही दूर है ये चीजें। तो यहाँ पर फाइनली ये ऑब्जर्व किया जाता है कि यहाँ पर रीजनेबल फोरसाइट अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर डायरेक्टनेस देखी जाएगी कि अगर आपका एक्ट जिस चीज से नुकसान हुआ है वो डायरेक्टली रिलेटेड है तो वो आपसे ही किया हुआ नुकसान माना जाएगा, तो वो आपके ही द्वारा किया हुआ नुकसान माना जाएगा। रीपोलिमस केस में टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस को अपहेल्ड किया गया। जो नुकसान हुआ है आपके एक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है तो आप लाइबल ही ठहराए जाओगे। तो इस केस से टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस को जगह मिली, इसलिए केस बहुत फेमस है। और टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट को हटा दिया गया जो कोर्ट्स पहले फॉलो करना शुरू कर चुकी थी। फिर 40 इयर्स के बाद एक और केस आया, वैगन माउंट केस। इसको इसी नाम से जाना जाता है। इस केस में भी एक शिप जा रही होती है और उसमें से ऑयल लीक होकर 600 फीट दूर पहुंच जाता है। वहां पर एक पर्सन का वार्फ होता है जहां पर वो वेल्डिंग ऑपरेशंस करता है
वहां से आग लग जाती है बहुत ज़्यादा और उसको बहुत ज़्यादा डैमेजेस हो जाते हैं। तो इस केस में दोबारा से रीजनेबल फोरसाइट को अपहेल्ड किया गया, उसी रीजनेबल फोरसाइट को दोबारा से अपनाया गया कि यही टेस्ट सही है, टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस सही नहीं है। और यहाँ पर जिनसे वो ऑयल नीचे पानी में गिरा था उनको लायबल नहीं ठहराया गया। कहा गया कि 600 फीट दूर चला जाएगा ऑयल पानी में गिरकर, ऐसा एक रीजनेबल मैन नहीं सोच सकता है। और वहां पर कोई वेल्डिंग का वर्क हो रहा होगा और उससे बहुत ज़्यादा आग लग जाएगी। तो टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस अगर यहाँ पर अप्लाई होता तो उसको लायबल ठहराया जाता, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन था। यहाँ पर रीजनेबल फोरसाइट को अपनाया गया दोबारा से, ये कहकर कि टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस सही नहीं है, इससे तो हमारे हर काम से कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा, तो हम उसके लिए लायबल हो जाएंगे। इसीलिए यही प्रिंसिपल ठीक है रीजनेबल फोरसाइट का। तो वैगन माउंट केस इसीलिए फेमस है कि यहाँ से रीजनेबल फोरसाइट को फिर से अपनी जगह मिली और वही आज भी कंटिन्यू कर रहा है। इसलिए हर जगह हम यही चीज़ें यूज़ करते हैं, रीजनेबल मैन, रीजनेबल फोरसाइट का प्रिंसिपल, कि जो ये कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं रीजनेबल मैन फोर्सिंग कर सकता था कि नहीं कर सकता था। और यहाँ पर कोर्ट ये नहीं देखती कि डिफेंडेंट देख सकता था या नहीं, कोर्ट डिसाइड करती है। अगर इस डिफेंडेंट की जगह जिससे कोई फॉल्ट हुआ है, जिससे टोट कमिट हुआ है, आम इंसान हो, रीजनेबल प्रूडेंट मैन हो, क्या उसकी रीजनेबिलिटी के दायरे में ये चीज आती? ऐसे डिसाइड होता है, केस टू केस, फैक्ट्स टू फैक्ट्स। तो ये है सारा रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का टॉपिक, शुरुआत से लेके एंड तक। ये सारा आप अपने आंसर में मेंशन करोगे, ये पूरी जर्नी है कैसे वैगन माउंट केस तक हम पहुंचे। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस में ये सारा इंक्लूड करना है।